तो कहानी की स्टार्ट होती है जियालिन से, जहाँ पे वो अपने बारे में बता रही है कि वो 21 ईयर्स ओल्ड है और एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। उसने कुछ ड्रामास में छोटे मोटे रोल किए हैं और अभी उसको बहुत बड़ा ब्रेक मूवीज़ में नहीं मिल पाया है। तभी वो एक कार के पास जाती है और उसे अपनी कैब समझकर उस पर बैठ जाती है। बातों में पता चलता है कि दरअसल वो उसकी कैब नहीं है और जिस कैब में वो बैठी है वो उसके बगल में बैठे हुए लड़के की पर्सनल कार है। वो उन्हें कहती है कि अगर अब मैं बैठ ही गई हूँ तो प्लीज़ मुझे आप होटल के पास छोड़ दीजिए, और वो लड़का भी उसे मना नहीं करता और वो कहता है कि मैं सेम होटल में जा रहा हूँ। दरअसल याले होटल में जियालिन का एक और ऑडिशन होने वाला है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। ऑडिशन के वक्त जजेस उससे एक एक्टिंग करने को बोलते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ वो एक्टिंग अच्छे से करती है, पर बाद में जब उसे एजेंसी से कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि वो इस रोल के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाई है। वो बहुत ही दुखी हो जाती है और जाके अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, जिसका नाम है जिया येन। वो देखती है कि जिया येन तो असलियत में किसी और के साथ ही सो रहा है और वो उस पर चीट कर रहा है। यहाँ पे वो उसे ये बोल के चली जाती है कि चीटर को एक चीटर ही डिज़र्व करता है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये बोल के वो बाहर तो आ जाती है, पर अब वो दो चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा दुखी है। पहला तो उसको रोल नहीं मिला और दूसरा उसका इतना टाइम का बॉयफ्रेंड उसका प्यार उस पर चीट कर रहा था। तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है और हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि असलियत में उसे है ल्यूकेमिया, जो कि होता है ब्लड कैंसर। उसे सीरियसली एक डोनर की ज़रूरत है, पर फिलहाल उसके पास अभी भी कोई बोन मैरो का डोनर नहीं है। वो डॉक्टर से बोलती है कि क्या मैं बहुत ज़्यादा अगली हो जाऊंगी, मुझे कीमोथेरेपी करनी होगी जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ जाएंगे, मैं गंजी हो जाऊंगी और मैं बहुत अगली हो जाऊंगी, फिर मैं एक्टिंग कैसे करूंगी, मेरा एक्टिंग करियर आखिर कैसे बढ़ेगा। तभी डॉक्टर बोलता है दरअसल एक बोन मैरो डोनर तो है, पर अभी वो अपना बोन मैरो डोनेट नहीं करना चाहता। इस पर जियालिन बोलती है कि आप मुझे अगर उसका नाम बताएंगे तो मैं उसके पास जाकर उसे कन्विंस करूंगी, उससे भीख मांगूंगी कि अपना बोन मैरो मुझे डोनेट कर दे। पर डॉक्टर कहता है कि यह हॉस्पिटल के पॉलिसीज के खिलाफ है कि हम तुम्हें उसका नाम बता दें, तो हम तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकते। तभी डॉक्टर को बुलावा आता है और वो बाहर चले जाता है और मौका देखते ही जियालिन फाइल से उस लड़के का नाम देख लेती है। उस लड़के का नाम होता है लिंग जी जोंग। जब वो इस नाम को इंटरनेट पे सर्च करती है तो पता चलता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसकी बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है लिंग सी, और ये एक बैचलर है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है मीडिया में, क्योंकि बहुत एक मिस्टीरियस इंसान है और इसकी डेटिंग हिस्ट्री के बारे में भी आज तक किसी को नहीं पता चला है। वो ये रिसर्च कर ही रही होती है कि तभी उसकी दोस्त फीफी वहाँ आ जाती है और वो उसको ये सारे कैंसर के बारे में बताती है। फीफी बोलती है तो जो डोनर तुम्हारा है हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मैं अपनी दोस्तों से पूछती हूँ कि वो हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। तभी वो अपने दोस्तों को मैसेज करती है और उसे पता चलता है कि वो एक वीआईपी स्विमिंग पूल में जाता है। अब फिर क्या था, दोनों के दोनों पहुँच जाता है उसी सेम स्विमिंग पूल में और जियालिन उसके पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी जब वो उसका चेहरा देखती है वो शॉक्ड हो जाती है ये देख के कि ये तो वही लड़का है जिसकी कार में वो बैठी थी कैब समझ के। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम पहली बार में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान लगे थे, तो प्लीज़ मुझे अपना बोन मैरो डोनेट कर दो, इससे तुम्हारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो तुम प्लीज़ मेरी जान बचा लो अपना बोन मैरो देके। इस पर लिंगजी जोंग बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई भी घाटे का सौदा नहीं करता और तुम्हें मेरा बोन मैरो देने में मेरा क्या फ़ायदा होगा। मैं हमेशा वही चीज़ें करता हूँ जिस पे मेरा फ़ायदा हो। जियालिन उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस करती है, पर वो बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। अब जियालिन डिसाइड करती है कि अब वो पैंतरे आजमाएगी लिन जोऊ से बोन मैरो के डोनेशन के लिए। वो जा पहुंचती है उसके ऑफिस पर, उसके बॉडीगार्ड्स उसे अंदर नहीं घुसने देते। वो एक क्लीनर बन के भी उसके ऑफिस में घुस जाती है, पर फिर भी वो डोनेशन के लिए तैयार नहीं होता। अब तो वो हद ही कर देती है और वो एक प्रेग्नेंट वुमेन बन के वहाँ पहुँच जाती है, ये कह के कि ये इस कंपनी के मालिक का बच्चा है। तभी वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे एक पर्ची देती है जिस पे उसका नंबर लिखा होता है। वो पूछती है ये क्या है, तो तभी
रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सिर्फ आप अकेली औरत नहीं हैं जो ये क्लेम कर रही है कि ये बच्चा इस कंपनी के मालिक का है, जबकि वहाँ पे 10 और औरतें होती हैं। वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगी तो क्या मैं लिन से मिल सकती हूँ। तभी उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि नहीं, आप लिन से नहीं मिलोगे, बल्कि आप एक वकील से मिलोगे, क्योंकि हमारे सर का किसी से भी अफेयर नहीं चल रहा और उनका कोई भी बच्चा नहीं है। अब क्या था, जिया लिन बहुत ज़्यादा हताश हो जाती है और बाहर पहुँच जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं खोती और वो लिंजी सोंग का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही वो बाहर आता है, जिया लिन फिर से उससे भीख मांगने लगती है कि प्लीज़ अपना बोन मैरो मुझे डोनेट कर दो। इस पर अचानक से और बहुत जल्द ही वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना बोन मैरो देने के लिए तैयार हूँ, पर रिटर्न में मुझे भी कुछ चाहिए। जिया लिन बोलती है तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, पर बस वो इलीगल नहीं होना चाहिए। तभी लिंजी जोंग बोलता है कि मुझसे शादी कर लो, अगर तुम्हें मेरा बोन मैरो चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो लिन को अपने साथ कार पे बैठने को कहता है और दोबारा से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी बोन मैरो के रिटर्न में। इस पर लिन कहती है कि मैं इतनी जल्दी इतनी सीरियस चीज़ का जवाब नहीं दे सकती, और तभी जी याओ उसको अपना कार्ड देकर बोलता है कि तुम जैसे ही डिसीजन बना लो मुझे कॉल कर देना। वो अपनी फ्रेंड को जाकर ये सारी बातें बताती है और तभी फी बताती है कि शायद ये जाओ गे है, क्योंकि कभी भी सोशल मीडिया में उसको किसी लड़की का डेट करने का कोई भी स्कैंडल नहीं आया है, और उसके जो 2 फ्रेंड्स हैं चू यन एंड वेन ली, वो बस उन दोनों के साथ ही रहता है। तो शायद वो गे है और वो तुमसे शादी इसलिए कर रहा है ताकि ये बात सारी दुनिया को पता ना चले। इस पर लिन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मुझे गे नहीं लगता, पर फी फिर भी इंसिस्ट करती है कि वो शायद गे है। तभी लिन उसको कॉल करती है और बोलती है कि जी आओ मुझे तुमसे मिलना है कुछ बात करने के लिए। तभी वो पहुंच जाती है उसके ऑफिस पर। इतने में ही जी आओ बोलता है कि मुझे आज ज्वेलरी पार्टी के लिए एक डेट की ज़रूरत है, तो तुम मेरे साथ वहाँ डेट बन के चलो और उसके बाद हम ये मैरिज प्रपोजल की बात करेंगे। अब क्या था, वो उसे ड्रेसेस चेंज करने को बोलता है और पहले 1, 2 और 3 ड्रेसेस ट्राई करवाता है और उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करता है और बोलता है इसमें से जो भी ड्रेस तुम्हें पसंद है वो तुम पहन लो। यहाँ तक कि वो उसे बहुत एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस भी पहनाता है और बोलता है कि ये संभाल के रखना, और अगर ये खो गया, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। तभी वो दोनों पार्टी में पहुँचते हैं और सारे लोग उन्हें देखकर क्लैप करने लगते हैं। तभी जियाओ का दोस्त चू यन लिन से मिलता है और ऐसा लग रहा है कि चू यन को लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद चू यन के दिल में सच में जियाओ के लिए प्यार है। तभी वो आगे बढ़ती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड और जिसके साथ उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया था, दोनों ही उसकी पार्टी में आए हैं। वो उसे ह्यूमिलिएट करने लग जाते हैं ये बोल के कि क्या तुम एक अमीर आदमी का इस्तेमाल कर रही हो अपर क्लास में आने के लिए, आखिर तुम कितना ज़्यादा गिर सकती हो, हमें नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर लोगी। पर उसी की सपोर्ट में जियाओ वहाँ पर आता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई किसी को यूज़ नहीं कर रहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी उसके बॉयफ्रेंड को अपना स्टेटस दिखाना होता है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि जो नेकलेस निन ने पहना है मुझे वही नेकलेस चाहिए। अब क्या था, उसका बॉयफ्रेंड जिया यान वो नेकलेस खरीदने को तैयार हो जाता है, पर जब उसे कॉस्ट पता चलती है कि वो नेकलेस $50 मिलियन का है, वो बहुत हक्का बक्का रह जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि आखिर वो इतनी ज़्यादा बड़ी कीमत कैसे देगा। तभी वहाँ का कोऑर्डिनेटर बताता है कि दरअसल ये नेकलेस लिन फैमिली का है और सर लिन ने इसे ऑलरेडी खरीद लिया है। अगर आपको सर लिन से इसे खरीदना है तो आपको $50 मिलियन देने पड़ेंगे। ये सुन जिया येन बहुत सरप्राइज हो जाता है कि क्या लिन को इतनी बड़ी कंपनी का मालिक डेट कर रहा है। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसका डायरेक्टर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का अब बॉयफ्रेंड है।
वो बहुत ज़्यादा जल जाता है और वहाँ से मुंह बनाकर जाने लगता है। तभी जियाओ उसको रोक कर कहता है कि मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, क्या मैं उन्हें इस हरकत के बारे में बताऊँ कि तुमने $50 मिलियन का नेकलेस खरीदने के बाद उसे ना खरीदने की बात की है, कि कैसे तुमने उनके और खुद के स्टेटस की बेइज्जती की है इतने सारे लोगों के सामने। तभी जियान बोलता है कि तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरे पापा को इस बारे में मत बताना। जियाओ बोलता है अगर तुम ये चाहते हो तो लिन से अभी माफ़ी मांगो। तभी लिन आगे बढ़ती है और उसका बॉयफ्रेंड उससे माफ़ी मांगता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम पे चीट किया, हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं साथ में और चलो हम आगे बढ़ते हैं और मेरे को माफ़ी दे दो। तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी माफ़ी मांगती है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चुराया और हम सारी चीज़ें भूल कर मूव ऑन करते हैं। पर लिन उनकी माफ़ी बिल्कुल स्वीकार नहीं करती और बोलती है कि इन जैसे लोगों की मुझे माफ़ी तक नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जियाओ उसके पीछे जाता है और लिन उसको थैंक यू बोलती है कि तुमने इतने सारे लोगों के सामने मेरा साथ दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पूछती है कि तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, फिर तुम शादी क्यों करना चाहते हो ऐसे इंसान से जिससे तुम प्यार तक नहीं करते। जियाओ कहता है कि मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मुझे डेट करने का टाइम नहीं है और ना ही रिलेशनशिप को टाइम देने का है, इसीलिए मैं बस शादी करना चाहता हूँ लोगों को दिखाने के लिए। लिन बोलती है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, दरअसल मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, तुम इतने अच्छे इंसान हो, अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो फिर क्या होगा। हीजो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा और हम अपने दायरे को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करेंगे, और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी कार पे जाते वक्त उसको उसकी ग्रैंड माँ का कॉल आता है और वो लिन से उस कॉल को उठाने को कहता है। लिन जब उठाकर उससे बात करती है तो उसकी ग्रैंड माँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसके पोते की कोई गर्लफ्रेंड है। वो बोलती है कि तुम दोनों मुझसे आके हॉस्पिटल में क्यों नहीं मिलते। दोनों से मिलने जाते हैं और जियाओ की ग्रैंड माँ को लिन बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तभी उसे एक नर्स बुला देती है और वो बाहर जाती है और उसकी ग्रैंडमा उसको बोलती है क्या तुम इससे शादी करने वाले हो, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और तुम इसी से शादी करना। तभी ये जो बोलता है कि हाँ माँ, मैं इसी से ही शादी करने वाला हूँ। बाहर जाकर नर्स उसका टेम्परेचर चेक करती है और बताती है कि आपको स्लाइटली बुखार है। तभी लिन कहती है कि आपने मुझे अचानक से बाहर क्यों बनाया। तभी नर्स बताती है कि दरअसल यीजाओ सर ने बोला था आपका टेम्परेचर लेने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आपको हल्का सा बुखार है। अब ये बात लिन के मन को टच कर जाती है कि कैसे जस्ट अभी अभी वो दोनों मिले हैं पर फिर भी यीजाओ उसका इतना ज़्यादा ख्याल रख रहा है। वो यीजाओ को रोकती है और कहती है कि मैं शादी करने को तैयार हूँ। यीजाओ को तो इस बात पे यकीन ही नहीं होता और वो दोबारा से लिन से पूछता है कि तुमने क्या कहा। फिर से लिन बोलती है कि मैं शादी करने को तैयार हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो। तुम मुझसे शादी अपनी ग्रैंड माँ की खुशी के लिए कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें शादी करते हुए देखना चाहती हैं और जिन्हें उनसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करूँगी तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना। और यहाँ पे दोनों राज़ी हो जाते हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए। अब अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि कैसे दोनों शादी कर लेते हैं और साथ ही जियाओ का फ्रेंड कितना ज़्यादा जलता है लिन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।